नो न्यूज ओनली व्यूज। दर्शकों, बहुत से मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे बात करने की न सिर्फ जरूरत होती है बल्कि उनको समझने की भी एक जरूरत होती है। ऐसे दौर में जब हम साहित्य पे बात करते हैं और उसमें भी जब हम गीत पे बात करते हैं तो एक नाम आता है डॉक्टर ओम निश्चल जी का। आज हमारे साथ हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। निश्चल जी, दुनिया की जो बात हम कहने जा रहे हैं उसमें आज गीत कहाँ है? बहुत ही मौजूद सवाल है। पहली बात तो आपने ये बातचीत का न्योता दिया, इसलिए बहुत बहुत आभार। दुनिया रोज बदलती है। मीर कहते हैं कि हैं कुछ खराबियां मेरी तामीर में जरूर, 100 मर्तबा मिटा के बनाया गया। जितनी बार मनुष्य के अगले संस्करण होते हैं वो और सुधर जाता है, लेकिन दुनिया है कि कहीं ना कहीं कुछ खराबी है, कुछ कमियां हैं, कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, कहीं अंधकार है, कहीं कुछ उजाला है। लेकिन एक शायर कहता है कि रोशनी के नाम खत लिखना नहीं छोड़ा, गो अंधेरों की सुरंगों में पड़े हैं। शिव अवंबर हमारे समय के बहुत अच्छे गजल गो और गीतकार। रोशनी के नाम खत लिखना नहीं छोड़ा, गो अंधेरों की सुरंगों में पड़े हैं। इसी बात को एक बड़ा गीतकार रामावतार त्यागी कहता है कि हमारे जन्म की, हमारे अंत की चर्चा गुलाबों तक रहे सीमित, हमारे जन्म की तारीख कागज पर नहीं लिखना। न गंगा जल, न हलाहल, न कोई और ही जल हो, किसी लाचार आंसू को हमारे भाल पर। तो हमेशा गीतकार या कवि का, हम कवि कहें, गीत उसकी एक इकाई है। ये बात अलग है कि आज गीत को कविता से काट दिया गया है। सोचिए कि जहां पर लोरियां खत्म हो रही हैं, माओं की मातृभाषाएं खत्म हो रही हैं, बच्चों को थपकियां देने वाले ममत्वपूर्ण हाथ नहीं है, एकल परिवार हो रहे हैं, वहां सब कुछ टूट रहा है, लेकिन सृष्टि है वह छंदमयी है। रामदर्श मिश्र जी जो 101 साल के हैं, जो भी जीवित हैं, उनका कहना है, उन्हें विश्वास है, एक कविता में कहते हैं कि सृष्टि छंदमयी होगी। तो सब कुछ छंद में है, सृष्टि छंदमय है, हमारा वाक्य विन्यास छंद में है। कर्ता कहाँ है, कर्म कहाँ है, क्रिया कहाँ है, अव्यय कहाँ है, विशेषण कहाँ है, विशेष। हर भाषा का अपना व्याकरण है, हर सृष्टि की अपनी लय जैसे है, और कवि की भी अपनी सृष्टि है। अपारे काव्य संसारे कविरेवा प्रजापति। तो वो अपनी दुनिया का सृष्टा है, वह इतना अगाध रूप से अभावों का मारा है, उसे दुनिया पूरी नहीं लगती। ईश्वर की दुनिया, वो एक अलग दुनिया बनाता है। ये रामायण, महाभारत, आरण्यक, उपनिषद, ये मिथक, ये सब क्या है? ये सब कवि की बनाई हुई दुनिया है। वरना कहाँ नचिकेता, कहाँ यम, कहाँ मृत्यु, कहाँ संवाद, कहाँ वहां से लौट आने की कथा जिसे कुंवर नारायण अपने काव्य आत्मजयी और बादशाह के बहाने में कहते हैं। तो सब कुछ कवि की एक सृष्टि है अलग। एक सृष्टि ईश्वर की है, प्रकृति की है। तथाकथित ईश्वर हम कहते हैं, सांख्य दर्शन कहता है प्रकृति और पुरुष का खेल है, हम केवल दृष्टा हैं। प्रकृति इज द डूअर, वी आर स्पेक्टेटर। हम केवल दृष्टा हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जब हम तोड़ फोड़ करते हैं तो प्रकृति विनाश। वरना अथर्ववेद में कहा गया है, पश्य देवस्य काव्यम न ममार न जीरियति। देवताओं का काव्य है प्रकृति, इसे देखिए, ये न कभी मरती है और न कभी जीती है, शाश्वत है। प्रकृति सनातन है, इसलिए छंद सनातन है, इसलिए गीत भी सनातन है। वो कविता की एक अविभाज्य इकाई है। दोस्तों, बहुत अच्छी बात निश्चल जी ने कही है। और आपको बता दें, ये शहर जबलपुर, यहाँ पे नर्मदा की कलकल है। यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्रों में अगर आप देखें तो जंगलों की एक खुशबू है। यहाँ की प्रकृति निश्चित तौर पर, यहाँ पे जब हम तालाबों की तरफ देखते हैं तो एक अलग तरह का संगीत है, एक गीत है। और यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनियों की गाथाएं भी हैं और साहित्यकारों का भी एक साहित्य कला संस्कृति का ये केंद्र रहा है जबलपुर। आज निश्चल जी ने जिस तरह से बात की है, एक बात बहुत करीब से आपसे पूछना चाहते हैं जी कि साहित्य, खासकर हिंदी साहित्य की जो स्थितियां अभी सामने आ रही हैं,
दक्षिण तरफ हिंदी को लेके विरोध के स्वर उठते हैं, तो आखिर हिंदी को लेके इतने वर्षों में ऐसी कोई योजनाएं क्यों नहीं बन पाई? देखिए, आपने सही कहा कि हिंदी का विरोध अभी महाराष्ट्र में उठ रहा है। मैंने देखा कि दैनिक जागरण के संवादिक कार्यक्रम में अमोल पालेकर ने बिना किसी प्रसंग के कहा कि मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं मराठी मेरा पहला प्रेम है। और खैर उसका बहुत अच्छा जवाब दिया। हिंदी को लेकर आप जानते हैं कि संविधान सभा की जो बहसें हुई हैं 1949 में, जब उसको राजभाषा बनाया गया, तभी से विवाद शुरू हुआ है। फिर 1968 का संकल्प, जिसमें सारी प्रशासनिक सेवाओं की परीक्षाएं भारतीय भाषाओं में हों, उस समय 18 भारतीय भाषाएं थी, अभी समय 22 हैं। तो हिंदी और अंग्रेजी का संघर्ष, हमारी भारतीय भाषाओं के जो लोग हैं बोलने वाले, उनको अंग्रेजी से खतरा नहीं दिखाई देता, उनको हिंदी से खतरा दिखाई देता है, इसलिए हिंदी के विरोध का झंडा उठाते हैं। नई शिक्षा नीति में कहा गया कि मातृभाषाओं से शिक्षा शुरू की जाए, 1 से लेकर प्राथमिक कक्षाओं तक, और उसके बाद भाषाएं ऐच्छिक रहें। तो इस पर बड़ा विवाद हुआ, जबकि इस पर सारी सहमतियां थीं। भारत सरकार ने 3-4 साल के आत्ममंथन के बाद 1920 का मसौदा लागू किया। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो 2023 में आया, उसके अनुसार पाठ्य पुस्तकें बन रही हैं। मैं भी संयोग से एक भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ा हुआ हूँ, उसमें सलाहकार संपादक हूँ, जो पतंजलि द्वारा आयोजित है। तो मैं ये देखता हूँ कि उसमें हमने बहुत सारी विचारधाराओं के लोगों को संयोजित किया हुआ है, और जो पाठ्यक्रम बनना चाहिए जिसमें भारतीयता का पूरा समावेश हो, बहुभाषिकता का समावेश हो, कि अगर ये शब्द हिंदी में है तो संस्कृत में क्या है, तमिल में क्या है, तेलुगु में क्या है। एक समय मैं जब केंद्रीय हिंदी निदेशालय में एक कोश के संपादकीय विभाग में था, जिसका नाम था तत्सम शब्दकोश, जो डॉक्टर नगेंद्र, हिंदी के बड़े मूर्धन्य विद्वान, उनकी परामर्श में था। मैंने देखा 15 भारतीय भाषाओं में हमने तत्सम शब्दकोश बनाया, और उसमें देखिए कि संस्कृत आधार भाषा है, जननी भाषा कही जाती है। हमारी विभिन्न भारतीय भाषाओं में तत्सम लगभग समान रूप से बहुत तनिक परिवर्तन के साथ बोले और समझे जाते हैं, व्यवहृत होते हैं। तो हिंदी संस्कृत से ही निकली है। हिंदी कोई बहुत पुरानी भाषा नहीं है, ब्रज की तरह पुरानी नहीं है, अवधि की तरह पुरानी नहीं है, वो तेलुगु और तमिल की तरह पुरानी नहीं है। हिंदी तो अपभ्रंश, प्राकृत और देशज भाषाओं से मिलकर बनी है। उसकी शब्द संपदा संस्कृत से आयत्त है, संस्कृत से सारी भाषाओं की शब्द संपदा आयत्त है। और हमारा भारतीय संविधान कहता है कि हम अपने शब्द भंडार को, हिंदी के शब्द भंडार को बढ़ाए कैसे, मूलतः संस्कृत से और गौड़तः अन्य भारतीय भाषाओं के सहयोग से, और विदेशी जो भाषाएं हैं उनमें भी जो स्वीकार्य, जैसे एकेडमिक, अकादमिक, तो इस तरह से बनाए जिससे कि हमारी भाषा में, हिंदी में भारतीयता का समावेशन हो, समावेशी संस्कृत का प्रतिबिंब झलके। लेकिन केवल यह है कि हिंदी 11 राज्यों की भाषा है, बाकी कुछ प्रांत हिंदी तरफ भाषा भाषी हैं। तो मुझे लगता है कि मैं तमिलनाडु में भी गया हूं, तेलुगु भाषा भाषियों के बीच भी रहा हूं, और अनेक विद्वान ऐसे, हरिहरन से भी मेरी भेंट हुई। गायक हरिहरन, आप जानते हैं कि कितने हजार गीत गाए, वो तो तमिल है। उन्होंने उर्दू के गजलें गाने के लिए उन्होंने हिंदी सीखी, बाकायदे उर्दू सीखी, और बाकायदे कितनी अच्छा गाते हैं। बहुत सारे कलाकार जो हैं भाषाओं की परिधि से ऊपर होते हैं। राजनीति क्या करती है कि वो ऐसा कुछ करें, बासी कढ़ी में उबाल दें। हिंदी को राजभाषा बने 1949 में राजभाषा बनी, और आज तक के दौर में हिंदी का काफी विकास हुआ है। अब हिंदी के शब्दकोश हैं, हिंदी के नीति निर्देशक हैं, हर बैंक, हर वित्तीय संस्थान, हर सरकार में जो निर्देशिकाएं हैं, जो संहिताएं हैं, जो सरकारी नियमावलियां, सब हिंदी और उसमें है। और आज की तारीख में अब आपको टाइपिंग नहीं आती तो बोलकर आप हिंदी लिखा सकते हैं। उसके बाद भी हिंदी भाषियों में हिचक है, क्यों हिंदी का प्रयोग नहीं करते। मैं बरसों तक बैंक में राजभाषा सेवा में रहा हूं, और हमने बहुधा प्रयास किया कि हिंदी का अच्छा वातावरण बने। 1992 में बैंकिंग वांग्मय नामक 5 खंडों का एक बृहद काम हमने लिखा, संपादित किया 2 लेखकों ने, जिसको शंकर दयाल शर्मा जी ने लोकार्पित किया राष्ट्रपति भवन में। उन्होंने पूछा क्या बैंक में वाकई जो ग्राहक जाता है उससे हिंदी
में लोग व्यवहार करते हैं। मैंने कहा देखिए जो हिंदी भाषी प्रांत है उसमें हिंदी में ही करते हैं, लेकिन हिंदी तो पूरे राष्ट्र की राजभाषा बन गई है। इसमें काम अभी उतनी तेजी से नहीं हो रहा है जितनी तेजी से 11 राज्यों में हो सकता है। तो हिंदी सिखाने के लिए हिंदी शिक्षण योजना, शब्दकोश बनाने के लिए वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो, कितनी तरह की संस्थाओं ने हिंदी के विकास के लिए काम किया। यह सब लगता है, हिंदी भाषियों को लगता है कि हिंदी जो राष्ट्रभाषा है, जो राजभाषा भी है, उसके विकास के लिए वाकई प्रयत्न होने ही चाहिए, क्योंकि भारत की राजभाषा को संप्रभुता संपन्न होना चाहिए। अब व्यक्ति के क्षेत्र में, शासन के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र में। लेकिन कुछ शक्तियां ऐसी हैं जो राजनीति में सक्रिय हैं, वे ये विग्रह पैदा करती रहती समय समय पर। शिक्षा नीति 3 साल के मंथन के बाद बनी, हजारों बैठकों के बाद सारे सुझाव लिए गए। मातृभाषाओं में शिक्षण में अब क्या दिक्कत है? आपको ये अधिकार है कि मराठी में भी आप शिक्षण दें, वो तो उसकी प्राथमिक आवश्यकता है, लेकिन हिंदी को तीसरे या दूसरे दर्जे पर रखें। तो हिंदी चूंकि राजभाषा है, ऐच्छिक कैसे बनाई जाए, इतना सक्षम बनाया जाए कि उसको कार्य साधक ज्ञान हो जाए। तो हमारा संविधान कार्य साधक ज्ञान की परिभाषा देता है कि जिसने हिंदी विषय के साथ हाई स्कूल किया है उसको यह समझा जाएगा कि उसको हिंदी का कार्य साधक ज्ञान है, काम चलाऊ ज्ञान है। और जिसने हिंदी विषय के साथ हाई स्कूल किया है वह हिंदी में प्रवीणता प्राप्त, एक्सेलेंस। तो उसके अंदर ये क्षमता होगी किसी भी विषय को, किसी भी भावाभिव्यक्ति को वो बेरोक टोक सक्षमता के साथ कह सकता है। बच्चे के लिए कितनी भाषा चाहिए? वो 5 शब्द जानता है, दूध भी मांग लेता है, पानी भी मांग लेता है, मोहब्बत भी कर लेता है, सब जता। बच्चे को बड़ी भाषा नहीं चाहिए, विद्वानों को भाषा चाहिए। और वो हिंदी दिवस के दिन कहते हैं, क्षमा कीजिएगा मुझे असल में हिंदी नहीं आती। ये एक बड़ी चीज है। हरिशंकर परसाई जी ने भी यहाँ पर व्यंग्य लिखे हैं, और जैसा कि आपने कहा, उन्होंने कहा था कि आजकल स्कूलों में हिंदी डे मनाया जा रहा है। तो निश्चित है छोटे से व्यंग्य से उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी थी। और जैसा कि आपने कहा कि राजनीति अपने तरीके से इसमें उबाल लाने का प्रयास करती है, भाषाई विवादों को खड़ा करती है। गीत पे बात आती है, जब शिव कुमार अर्चन जी का कार्यक्रम है उनकी स्मृति में, निश्चित है वो एक बहुत बड़े कवि थे, गीतकार थे, और आपने भी गीत पर बहुत काम किया है। यहाँ पर जिस तरह से कार्यक्रम में आज आप अपनी उपस्थिति देने की जो एक आपका वो रहेगा, उसको लेके बहुत जिज्ञासा लोगों में है। गीत की जो परंपरा है वो अब धीरे धीरे, जैसा कि आपने कहा, हालांकि आपने एक बहुत अच्छी बात कही है कि वो लोरियां खत्म हो गई हैं, वो ममता की थपकियां खत्म हो गई हैं, जरूरी है। तो गीत कैसे फिर स्थापित हो, इस दिशा में भी कहीं ना कहीं प्रयास जरूरी है। बहुत सही कहा आपने। मैं समझता हूं, जैसे कि मैंने कहा कि गीत कविता की अविभाज्य इकाई है। मैं अपने बचपन को याद करता हूं तो कक्षा 5, कक्षा 4 में गीत की एक लय, गाने की एक पता नहीं कहां से आनुवंशिक तत्व ये आए। मेरे बाबा कहते थे, जो रामायणी थे और जो गृहस्थ थे, ज्यादा पढ़े नहीं थे, चहारुम कहते थे, 4 तक पढ़े हुए थे, लेकिन उनको ये ज्ञात था कि सभा सोसाइटियों में जाना एक अच्छी बात है। तो हमसे कहते थे, नाचे गावे तोरे तान, वही का दुनिया राखे मान। नृत्य कला, गावे माने गाने वाली कला, और तोरे तान माने डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट्स। इसमें जो व्यक्ति पारंगत है उसी का दुनिया सम्मान करती है। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो मैंने उसको गांठ बांधा। मेरे पिताजी पुलिस अधिकारी थे, लंबे लंबे बालों पर उनकी कुदृष्टि रहती थी। वो देखते थे कहीं लड़का बिगड़ ना जाए, क्योंकि आज जानते पुलिस तो बड़ी संदिग्ध इकाई है। तो लेकिन मैं बिगड़ा नहीं, कोतवाली में रहकर मैंने पढ़ाई की 12वीं दर्जे तक, और उसके बाद उनके साथ रहा। फिर सूचना विभाग में मैं एक पत्रिका का सह संपादक हुआ, जिसके बॉस प्रेमचंद के भतीजे हुआ करते थे, और जिसके संपादक सुप्रसिद्ध गीतकार और कवि उपन्यासकार ठाकुर प्रसाद सिंह होते थे, जिन ठाकुर प्रसाद सिंह के गीत के टुकड़े ज्ञानरंजन भी अपनी फिल्म में सुनाते हैं। जब कहा जाता है कि कुछ सुनाइए तो वो उनके गीतों को याद करते हैं। आज ही के बन, 5 जोड़ बांसुरी, पर्वत के पार से बजाती तुम बांसुरी। तो लखनऊ में जब मैं आया तो लखनऊ गीतकारों का शहर था।
ऐसे कवियों का शहर था, इनके पास अच्छी आवाजें थी। वहां ठाकुर प्रसाद सिंह को देखा, गोष्ठियां देखी, तो वहां से लगा कि गीत की शुरुआत की जानी चाहिए। तब नई कविता के संपर्क में सीधे नहीं था। आज तो मैं नई कविता पर मेरी आलोचना की 10 किताबों से ज्यादा है। मैं आधुनिकतम जो संग्रह होंगे उनका मैं पाठक बनने की चेष्टा करता हूं कि वो हमारे अध्ययन सीमा में शामिल हो, लेकिन गीतों के प्रति मेरी जो आसक्ति है हृदय से वो बनी। मुझे लगता है कि गीत हृदय की भाषा है। गीत सच्चे कल कल छल छल जलते नर्मदा के प्रवाह की भाषा है, गंगा की भाषा है, यमुना की भाषा है। लेकिन कविता भाषा के कौशल का छल है। उसमें अच्छे अर्थ उपस्थित होते हैं, क्योंकि अंततः कवि बुनकर होता है। चकित है दुख बुनी हुई रस्सी, जिसे भवानी प्रसाद मिश्र के गीत हुआ करते थे, उनके शीर्षक भी कितने बढ़िया होते थे। तो गीत की जो भावभूमि है, आप देखें, गीत तो हमारी आदिम चेतना में मौजूद है। हमारे सारे कहानियां गीत में लिखे गए, छंद में लिखे गए, श्लोक में लिखे गए। और ये महाभारत हो, आरण्यक हो, उपनिषद हो, या देखिए कादंबरी तो गद्य का पहला उपन्यास है, आख्यायिका है, आख्यान है 3 जन्मों का। और बाणभट्ट ने लिखा, लेकिन बाणभट्ट को कवि माना जाता है। और गद्य और कविता का रिश्ता क्या है? आज अगर गद्य कविता है तो वो कविता बनती कैसे है? जैसे, लेकिन कविता कैसे बनती है? कविता बहुत मूर्त स्वरूप के चित्र आंक देने से नहीं बनती। पिकासो कहते थे एक चित्र कैसे बनता है? लोग सूरज की आकृति बनाकर चाहते हैं कि वो सूरज की तरह दिखे। मैं एक पीला धब्बा बनाता हूं और चाहता हूं कि वो सूरज की तरह दिखे। ये इमेजरी, ये अलंकार, ये रस, ये ध्वनि, ये रीति, ये क्या है? ये कविता की आत्मा के वसन है, पैरहन है। और जब हम कोई बात इतनी खूबसूरती से कहते हैं तब वो चीज अच्छी बनती है। जैसे कि एक बहुत ही नए गीतकार परंपरा में, अब तो नहीं है वो, उनका ये बहुत ललित गीत है, देवेंद्र कुमार नाम था उनका, गोरखपुर के रहने वाले थे। ये कभी गीत एक अच्छी पत्रिका में प्रकाशित हुआ, धर्मयुग इत्यादि में। ये बोल थे, आप देखें कितना लालित्य उपस्थित होता है। लगता है कि कविता के प्रति प्रीति यहीं से शुरू होनी चाहिए। कहते हैं कि एक पेड़ चांदनी लगाया है आंगने, एक पेड़ चांदनी लगाया है आंगने, फूले तो आ जाना एक फूल मांगने, एक पेड़ ऐसे गीतों से शुरू हुआ। लखनऊ में एक गीतकार हुआ करते थे, अब उपेक्षित हैं, लेकिन आप ही के शहर के ओशो ने अपनी एक किताब में उनके 10 गीतों की अप्रतिम व्याख्या की। कौन नामवर सिंह करेगा, कौन प्रभाकर श्रोत्री करेगा ऐसी व्याख्या, जिसी व्याख्या ओशो ने की है। उनके गीत संग्रह का नाम था पतझर के हाशिए। मैं खोज में था, मेरे पास संग्रह गायब हो गया। अब कहां ढूंढूं? कहीं नहीं है, किसी एंथोलॉजी में नहीं है। अब छपाई का सारा वातावरण बहुत सुलभ है, लेकिन वे गायब हैं। एक बड़ा गीतकार परिदृश्य से गायब है, जो कैसे गीत लिखता था उसका नमूना एक मुखड़ा देखें। चंद्रमा में तुम, सौंदर्य बोध का गीत है। चंद्रमा में तुम के तुम में चंद्रमा है, चंद्रमा में तुम के तुम में चंद्रमा है, या के निश के छवि वलय में हिम जमा है। तो ये चित्र आंकने वाले राकेश जी को देखा, गाते हुए सुना, ठाकुर प्रसाद सिंह को स्नेह को सुना। ये लखनऊ की जमीन है। उसके बाद शंभुनाथ सिंह, जिन्होंने नवगीतों का आंदोलन आगे बढ़ाया, तब नवगीत दशक की शुरुआत नहीं हुई थी। 3 दशकों में नवगीत के नए रचनाकारों को, जिसकी भावभूमि कभी ठाकुर प्रसाद सिंह ने रखी, राजेंद्र प्रसाद सिंह पटना ने रखी, जिसकी भावभूमि में शंभुनाथ सिंह का योगदान रहा। और उमाकांत मालवीय का जो गीत संग्रह आया 1977 में, सुबह रक्त पलाश की के गीत आधुनिकता की चेतना की भावभूमि पर पहला विदग्ध उदाहरण थे हमारे लिए। यूं यहां पर मध्य प्रदेश के ओम प्रभाकर जी बहुत अच्छा लिख रहे थे। पुष्पचरित एक काव्य है, पुष्पचरित नाम था, फिर वे गजलों की ओर मुड़ गए। पर उमाकांत मालवीय जी अंत तक गीत और ललित निबंध के बीच झूलते रहे। और क्या गीत लिखा करते थे। सुबह रक्त पलाश की, फैली हुई हथेली वाली हमने रची पहेलियां, फैली हुई हथेलियां। तो उसके बाद गीत की पूरी जो एक आंदोलन धर्मिता है वो सामने आई, नवगीत सामने आया। नवगीत दशक 1, नवगीत दशक 2, नवगीत दशक 3, भारत के जो हिंदी के गीत अच्छे लिखने वाले हैं, शंभुनाथ सिंह ने उन्हें समायोजित किया। फिर
उसमें उनकी कुछ शर्तें थी कि हम उस गीतकार को लेंगे जो शराब न पीता हो, जो उपनाम न रखता हो। मैंने भी नवगीत दशक 3 में शामिल होने से इनकार किया कि मेरा नाम डॉक्टर ओम कुमार मिश्रा, ये साहित्य का नाम नहीं है, ओम निश्चल नाम से लिखता हूं, इसी नाम से आप लीजिए। तो उनका नहीं, हम लेंगे ओम कुमार मिश्र नाम से। मैंने कहा तो मैं नहीं देता, आप विदा हो जाएंगे तो हम नवगीत दशक 4 संपादित कर लेंगे। बहरहाल, लेकिन बहुत अच्छे व्यक्ति थे वो, और उन्होंने नवगीत अर्धशती में अपने नियमों को शिथिल किया। इतने सारे गीतकारों का, आपके यहाँ राम सिंगर भी आए, अब तो भोपाल रह रहे हैं, उस दौर के कितने बड़े गीतकार, ओम प्रभाकर, बुद्धनाथ मिश्र, विजय किशोर मानव, शिव बहादुर सिंह भदौरिया, पुरवा जो डोल गई, कैसा गीत लिखते थे। मेरी कोशिश है कि नदी का बहना मुझ में हो। वीरेंद्र मिश्र, नदी की धार कटेगी तो नदी रोएगी, नदी को बहने दो, नदी को हंसने दो। ग्वालियर के रहने वाले थे। अद्भुत गीत का परिदृश्य, बड़ी पुख्ता परंपरा है। इसे नई कविता चाहे भी तो उखाड़ के फेंक नहीं सकती। और मैं बच्चों के श्रेष्ठ कवि का शिष्य हूं, जिनका नाम था द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। अद्भुत कवि थे, उत्तर प्रदेश के, पूरे भारत के, और कहा करते थे जो गाया नहीं गया भुला दिया गया है। कविता की चेतना में कुंवर नारायण को सुनाऊं तो कुंवर नारायण को सुना सकता हूं, आप सुन ही लें, लेकिन अंततः कहूंगा कि बचेगा गीत। अंततः हमेशा गीत अपनी जगह पर रहेगा। छोटे मोटे कवि तो हमेशा तिरोहित होते रहेंगे। संस्कृत के कवियों को आप पूछें, मैं संस्कृत का विद्यार्थी हूं, मैं 10 कवियों के बाद नाम नहीं बता सकता, लेकिन क्या कवि नहीं है समाज में? तो लेकिन कुंवर नारायण जैसे कहते हैं कि फिर कभी कागज हुआ। देखिए, कविता होती क्या है, हर कवि कवि नहीं है। कुंवर नारायण श्रेष्ठ कवि, ज्ञानपीठ परंपरा के, मैंने किताबें लिखी उनके ऊपर। फिर कभी कागज हुआ तो चाहूंगा जिंदगी किसी ऐसे खत का इंतजार हो जिसे कोई प्यार से लिखे, संभाल कर लिफाफे में रखे और होठों से चिपका कर देर तक सोचे कि उसे भेजे या न भेजे। ये कविता है। फिर कभी कागज हुआ तो, फिर कभी कागज हुआ तो। निश्चित है, बहुत सारी कविताओं की बात होती है, गीत की बात होती है। ओम निश्चल जी ने जिस तरह से बात की है, मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इसी संस्कार धानी में ब्रजेश माधव दुबे जी बहुत अच्छे कवि थे। आज उनको याद करने की जरूरत इसलिए भी है कि शायद उनके भी संग्रह उपलब्ध नहीं है। बहुत अच्छे कवि थे। गोपाल सिंह नेपाली, हाँ, क्या बात, मेरा धन है स्वाधीन कलम वाले कवि नेपाली। तो उस तरह के, उस मिजाज के, उस तेवर के कवि थे। अब निश्चल जी से संवाद बहुत लंबा है, बातचीत करने का मन भी है, लेकिन हम चाहेंगे कि एक गीत आप अपना हमें जरूर से सुनाएं। जरूर सुनाते हैं आपको एक गीत। बहुत अच्छी लग रही है आपसे वार्ता। और असल में क्या है कि गीत का प्रसंग जब होता है तो कभी खत्म न होने वाला विषय होता है ये। गीत ही सुनाते हैं, वरना तो मैं गजल से सुनाता, लेकिन चाहता हूं कि भावभूमि में एक गजल रख दूं, उसके बाद फिर मैं आपको सुनाऊं गजल के चंद शेर और फिर एक गीत बढ़िया सा। सुबह के पल उठा के रखता हूं, सुबह के पल उठा के रखता हूं, हाथ में जल उठा के रखता हूं। सुबह के पल उठा के रखता हूं, हाथ में जल उठा के रखता हूं। मंत्र से मन को सींचता हूं मैं, मंत्र से मन को सींचता हूं मैं, पल ये वेहवल उठा के रखता हूं। मंत्र से मन को सींचता हूं मैं, पल ये वेहवल उठा के रखता हूं। और शेर देखें कि बात में कितना दम है खुद देखो, बात में कितना दम है खुद देखो, एक चावल उठा के रखता हूं। बात में कितना दम है खुद देखो, एक चावल उठा के रखता हूं। मेरी पलकों पे कई मौसम है, मेरी पलकों में कई मौसम है, कांधे पे हल उठा के रखता हूं। मेरी पलकों में कई मौसम है, कांधे पे हल उठा के रखता हूं। तुम सुनोगे तो भीग जाओगे, तुम सुनोगे तो भीग जाओगे, सर पे बादल उठा के रखता हूं। सुबह के पल उठा के रखता हूं, हाथ में जल उठा के रखता हूं। और एक गीत आप सुनना चाहते हैं तो अभी हवाएं भी हैं, बारिश भी है, और धरती और मन दोनों भीगा हुआ है। और गंगाशरण जी, आप तो साहित्य की जिस तरह से सवालात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके भीतर कविता की वास्तविक परंपरा कहीं ठिठकी हुई है। तो हम सब लोग, जिसको सरस्वती के वरद पुत्र कहते हैं, हम ही लोग हैं। और गीत की आवाज कभी कम ना हो। मेरे भीतर से, हृदय से तो गीत निकलते हैं। नई कविता का अनन्य पाठक हूं, लोगों को प्रसन्न करने के लिए लिखता रहता हूं, लेकिन मैं खुद, मेरा स्वयं जो प्रसन्न होता है
वो अपने गीतों से होता है। एक गीत ऐसे रखता हूं जिसके बोल है, तेज हवा है और बारिश बूंदों की बेला है, आज बहुत ये मन उदास है और अकेला है। सुने। तेज हवा है और बारिश बूंदों की वेला है, तेज हवा है और बारिश बूंदों की वेला है, आज बहुत यह मन उदास है और अकेला है, तेज हवा है और बारिश बूंदों की वेला है, आज बहुत यह मन उदास है और अकेला है, तेज हवा है। देखें, तन्हाई बातें करती है, वक्त सरकता है, तन्हाई बातें करती है, वक्त सरकता है, भीतर जैसे कोई शीशा रोज पिघलता है, ओ यादों का उमड़ रहा जैसे एक रेला है, आज बहुत यह मन उदास है और अकेला है, तेज हवा है। बंद देखें, रिश्ते क्या हैं बंधे हुए कुछ कच्चे धागे हैं, वाह वाह। रिश्ते क्या हैं बंधे हुए कुछ कच्चे धागे हैं, जुड़ न सके जीवन से जो भी बहुत अभागे हैं, जुड़ न सके जीवन से जो भी बहुत अभागे हैं, यह जीवन भी बस जैसे 2 दिन का मेला है, आज बहुत यह मन उदास है और अकेला है, तेज हवा है। और बंद देखें, जख्म सिले हैं गीत मिले हैं बहुत सफीने में, जख्म सिले हैं गीत मिले हैं बहुत सफीने में, दुख के दस्तावेज छुपाए रहता सीने में, दुख के दस्तावेज छुपाए रहता सीने में, भीतर बाहर अर्थहीन शब्दों का ठेला है, आज बहुत यह मन उदास है और अकेला है, तेज हवा है और बारिश बूंदों की वेला है, आज बहुत यह मन उदास है और अकेला है, तेज हवा है। बहुत ही अच्छी कविताएं, गजल, गीत। निश्चल जी जिस तरह से अपनी संवेदनाओं के प्रवाह में जब छू जाते हैं दिलों को, तो एक बात तो है, अभी घुमड़ते बादलों में शंभू की डमरू की ध्वनि है, नर्मदा की कलकल में एक और ध्वनि है, हम गीत की बात करते हैं, संगीत की बात होती है, यहाँ ऋतुएं बदलती हैं और उत्सवों की बात होती है। क्या बात है, बहुत खूब। निश्चित है, हम एक अलग तरह की साहित्य, कला, संस्कृति के वातावरण में एक बेहतर समाज की कल्पना करने के लिए एक संकल्पित होते हैं। और जैसा कि आज चर्चा हुई है, एक और अंत में एक बात कहें, मुझे उनका नाम याद नहीं है कि उंगलियां तो एक सीमा तक बढ़ी और रुक गई,
फिर तो बस नाखून ही बढ़ते रहे। आहा, क्या बात। ये एक कवि जो जिनके बारे में ये लाइनें मुझे याद हैं, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। दर्शकों, नो न्यूज़ ऑनली व्यूज पर ओम निश्चल जी से जो चर्चा हुई उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से आग्रह है कि साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी भाषा के क्षेत्र में, और आप अपने परिवेश में उस भाषा को बचाएं जिसमें किसी बच्चे को, रोते हुए बच्चे को छुपाने की हिम्मत हो, साहस हो। एक थपकी बचा के रखें, जैसा कि आदित्य जी ने कहा, निश्चल जी ने कहा है। मैं वही आपसे गुजारिश करूंगा कि हम सब के भीतर एक स्नेह, एक प्रेम, एक ऐसी भाषा हो जो समाज को जोड़े, नफरत से दूर रहे। धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए, इस तरह की भावभूमि के साथ समाप्त कर रहे हैं। आपके चैनल को बहुत धन्यवाद कि आपने साहित्य के माध्यम से और गीतों पर और आज की मानसिकता पर, समाज पर, भाषा पर बातचीत की। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इस जबलपुर के स्वनाम धन्य कवियों, मनीषियों का, कल कल बहती नर्मदा का, जिसके प्रवाह से मैं भी अभिभूत हुआ हूँ। एक बार भेड़ा घाट जाकर उस जल को छुआ है मैंने, जिसे तर्पण किया अपने पितरों का। शुक्रिया, धन्यवाद।